Assalamu alaikum everybody. Can you hear me? Bete, can you people hear me? Can you hear me all? Okay बेटे, great. Okay. Attendance kindly ले लो. Meanwhile हम communication मैंने start किया हुआ था, उसी से करेंगे. ओके बेटे, मैंने ग्रुप में कुछ स्नैपशॉट शेयर किए हैं. प्लीज अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ. लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को कम्युनिकेशन पढ़ाया था. मैंने कहा था कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है. इसमें बहुत जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों जो है वो एक जॉइंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन की. अगर जॉइंट अंडरस्टैंडिंग ना हो, यानी जो कहने वाला कुछ और कह रहा है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है, सो इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. वो एक और चैप्टर है जो हम इसके बाद कवर करेंगे.
फिर मैंने तुम्हें डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्सेशन हम डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे पास जो है वो रिटन भी आते हैं और वर्बल भी आते हैं। फिर वर्बल में भी किस वक्त कौन सी टाइप इस्तेमाल करनी चाहिए और रिटन में किस वक्त क्या टाइप इस्तेमाल करनी चाहिए, वो सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पेपर में अगर ये तुम्हें क्वेश्चन आए के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मीन्स, मोड्स, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक ही क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट तरीके हैं, आंसर उसका यही आएगा। आज मैं तुम लोगों को एक और चीज करवाने लगी हूं, वो है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन का मतलब है कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर आ रही है। अगर तुम लोग मुझसे कोई बात करते हो, ठीक है, बेटे अगर कोई बात तुम लोगों को टाइप्स भी ना, नहीं बेटे ये, हाँ जी टाइप्स में भी आ जाएगा ये। अच्छा टाइप्स कम्युनिकेशन के हवाले से, ओके, हाँ आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन की टाइप कैसी है, ये उसमें भी आता है। अच्छा बेटे एक चीज अब जो तुम लोगों ने गौर करनी है वो है हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन का मतलब है कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है। बेटे जब कोई सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करेगा अपने ऑफिसर से तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि उसमें हमारे पास सबऑर्डिनेट अपनी बात जब ऊपर कह रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और जब कोई बॉस या कोई हेड जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस कम्युनिकेशन टाइप्स के पर्पस क्या है। जब भी बेटे कोई अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी तो उसका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, डिस्कशन ऑफ मैटर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीलिंग विद समबडी और आस्किंग असिस्टेंस इन सम मैटर्स। ठीक है, जब हम सबऑर्डिनेट्स बात करते हैं अपने ऑफिसर से तो हमेशा किस लिए बात करते हैं, किसी मामले में राय वर्ड कम्युनिकेशन आएगी, यानी यू हैव टू ऑर्डर दैट डू दिस और दैट फॉर। उसके बाद आ जाती है बेटे लेटरल कम्युनिकेशन और डायगोनल। लेटरल कम्युनिकेशन बेटे जब दो डिपार्टमेंट के हेड्स एक दूसरे से बात करें जो कि एक ही लेवल पे हो, मर्सन CICU की जो हमारे पास हेड नर्स है वो बात करे इमरजेंसी की हेड नर्स से तो वो लेटरल में आएगा। इसका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका पर्पस होता है इस कम्युनिकेशन का एक दूसरे से तबादला ख्याल करना, राय एक दूसरे से लेना किसी मैटर में, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन बेटे किसी इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट हिरार्किकल लेवल्स पे। जैसे कि कोई स्टाफ नर्स किसी चीफ ऑफ मेडिकेशन से बात करे, जब एक ही हिरार्की होगी तो वो लेटरल होगी, जब हिरार्की चेंज हो जाएगी तो वो डायगोनल होगी। दोनों का, इन दोनों का पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से असिस्टेंस लेना, एक दूसरे से मशवरा करना किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पे बेटे डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन हमारे खत्म हो गए हैं। ये जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा पैराग्राफ मैंने भेजा है उसको पढ़ो और उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करवाऊंगी तुम्हें डिफरेंसेस इज कम्युनिकेशन। एक चीज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी होती है जो तुम्हें पता होना चाहिए। बेटे ग्रेप वाइन का मतलब होता है फजूल बोलना जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसे र्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का ना फायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान ज्यादा है व्हेन लाइक देर आर नो बेसिस, और किसी के बारे में कोई एक बात कहे उसकी कोई बेस नहीं, अगले से आगे आगे से आगे, तो वो बेसलेस कम्युनिकेशन है। जाहिरी बात है उससे जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा फैलेगी। लेकिन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का एक फायदा ये होता है ऑफिस के अंदर जो हमारे अपर लेवल के बॉसेस होते हैं
वो लोअर लेवल के स्टाफ की इधर उधर की जो हाँकने की आदत होती है वो इसलिए सुनते हैं कि उसमें बातों बातों में वो उनको बता देते कि अच्छा पता है वो फलाना मुझे ये कह रहा था, ये कह रहा था। तो इससे उन्हें अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट के बारे में और कौन क्या कर रहा है जो है वो एक पता लगता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली उनके ऑफिस में। सो कई सिनेरियो में कुछ ऑफिसेज में ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन को भी प्रमोट किया जाता है ताकि इससे वो बातें जो ऑफिशियल तरीके से आपके ऑफिशियल्स तक नहीं पहुंच सकती वो इस तरह पहुंच जाए। अब ये पूरा गैर पैराग्राफ पढ़ो। मैं अब खामोश हूं, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंसेस विद कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाऊंगी। स्टार्ट रीडिंग नाउ। बेटे बाकी लोगों को भी रीड कर लेने दो। वेरी गुड, अगर आपने पढ़ लिया। ओके बेटे, आगे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस जब होते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये पेपर में तुम्हें ऐसे भी आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। मैंने जो तुम्हें स्नैपशॉट शेयर किया उसमें फ्रंट स्लैश के बाद ये लिखा हुआ है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन।
अच्छा जी, सबसे पहले बेटे नंबर 1 वाले को तुम हेडिंग दोगे जैसे मैंने दी हुई है, और जहां जहां से जितना जितना करना है वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसलिए तुम्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी ना सबको? यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर, राइट? ओके बेटे, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जेंडर डिफरेंसेस से। नंबर 1, मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट डिफरेंटली। दिस इज फॉर श्योर कि मेन और वुमेन डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। मेन टेंड टू टॉक मोर लॉन्गर एंड फास्टर, वेयर एज वुमेन आर मोर डिस्क्रिप्टिव, अटेंटिव एंड परसेप्टिव। वुमेन टेंड टू यूज टैग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ये सिंपली ये कह रहा है कि टू द पॉइंट बात करते हैं मेन, लेकिन जो औरतें हैं वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन में, ज्यादा डिटेल में चली जाती हैं, और इन दोनों का डिफरेंट तरीके से बात करने का अंदाज जो है वो कम्युनिकेशन पर इफेक्ट करता है। फर्ज करो कि जैसे कोई औरत किसी से बात कर रही है, अच्छा आओ आज शॉपिंग पे चलते हैं, क्या ख्याल है, फिर जाया जाए कि ना जाया जाए, लाइक क्वेश्चन के जवाब में एक और क्वेश्चन। लेकिन इफ मैन हैव टू आस्क फॉर समबडी टू गो विद हिम, ही विल सिंपली से आओ चलते हैं, देन देयर वोंट बी एनी फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वो जेंडर डिफरेंसेस है, इंस्टिंक्ट में है कि बिल्ट अप मटेरियल ऐसा है कि जिसकी वजह से जो है द वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ कम्युनिकेशन इज सेम। लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। जहां पर डिस्क्रिप्शन की जरूरत है वहां पर डिस्क्रिप्शन अगर दे दी जाए तो गुड है, और जहां पर नई जरूरत वहां फजूल की डिटेल से मामला और खराब होता है और बात तूल पकड़ती है। सो वक्त पे काम करने में जो है वो क्या कहते हैं जो है वो टाइम लगता है। तो ये लिखा हुआ है कि हमारी क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। मैंने फिर एक हेडिंग दी हुई है, नीचे देखो लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है रिकमेंडेशंस फॉर जेंडर न्यूट्रल कम्युनिकेशन, कि फिर ऑफिस में क्या ऐसे हम रिकमेंडेशंस दें कि जेंडर न्यूट्रल कम्युनिकेशंस हो। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है ना, यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन द वे मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट। तुमने पहले ऐसे स्टार्ट करना है और पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, प्लीज पेपर में पैराग्राफ की सूरत में मत लिखना, यू गोना फेल डाउन। उसके बाद फिर तुम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ ना, नीदर मैन नॉर वुमेन, इसके ऊपर तुमने लिखना है फॉर एग्जाम्पल नीदर मैन नॉर वुमेन शुड रेव देयर वॉइसेस नो मैटर व्हाट द प्रोवोकेशन। कोई भी चीज उन्हें प्रोवोकेट कर रही हो, उकसा रही हो, इसका मतलब होता है उन्हें अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। नोर शुड वन ओमिट इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एज्यूम एवरीवन नोज व्हाट यू मीन। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि दूसरों को बतानी जरूरी है, हमें खुद से एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये अगले बंदे को पता है और हम उसको ओमिट करें, ठीक है। नॉट अलाउइंग क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड। किसी से ये कहना कि जी कोई सवाल नहीं आप पूछ सकते, जो मैंने कह दिया बस वही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और कभी भी नेवर वॉक अवे एंड टॉक एट द सेम टाइम। ये नहीं कि जाते जाते कोई बात कह जाओ इस तरह कि तुम कह के चले गए और बाद में लोगों के दिल में या जहन में कोई क्वेश्चन छोड़ गए हो। जब तुम अपनी बात फिनिश कर लो तो अपनी जगह पर मौजूद रहो और दूसरों से पूछो कि कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी बात तो नहीं है। इफ दे से ओके नो नो यू आर गुड टू गो, देन यू कैन लीव, अदरवाइज नो। सो पहले मैंने तुम्हें बताया कि जेंडर की वजह से कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट आते हैं, फिर उसके बाद ऑफिशियल एनवायरनमेंट में जेंडर की वजह से इन कम्युनिकेशन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, यानी ऑफिस में गुफ्तगू का एक खास प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया जाए, और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, हमें उसको अपनाना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए और उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन करनी चाहिए। अब जो मैं तुम्हें ये फैक्टर्स में भी यही जवाब आएगा। अब जो मैंने तुम्हें ये पहला पैराग्राफ पढ़ाया है, जो इसमें मार्क हुआ हुआ है, तुम्हारे पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, इसको एक दफा रीड करो, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो, फिर मैं अगले पे मूव करती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बेटे क्यों नहीं कर सकते कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम? बेटे ये कोई एज डिफरेंस नहीं है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑफिस के रूल्स बना लिए जाएं कि ये मेन जो हैं वो ज्यादातर डिटेल नहीं देते, औरतें देती हैं। तो अगर मेन कोई बात कर रहे हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स वो एक्सप्लेन करें। ये एज्यूम मत करें कि दूसरी पार्टी को खुद पता है। दूसरी बात है कि एक चीज और है कि जो वॉइस रेस का इशू आ जाता है मेन की तरफ से या कभी कभी औरतों की तरफ से भी, तो ऑफिस के ये प्रोटोकॉल्स हो कि जो मर्जी मैटर हो पोलाइट वे में जो है वो अपनी बात की जाए, ताकि जो है वो वॉइस जो रेस करने का इशू है वो ना हो। सिंपल इज दैट। क्या समझ नहीं आया मरियम इसमें? क्या हुआ? जी बेटे क्लियर है या जेन में कोई और क्वेश्चन है? कोई और क्वेश्चन है तो पूछो बेटे मरियम। सबा बेटे मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को बेटे? ओके बेटे मरियम, नो प्रॉब्लम बेटे, मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे। सबा अगर बाकी लोगों को बेटे आवाज आ रही है प्लीज अपनी तरफ भी कनेक्शन चेक करो। मेरी तरफ पूरे सिग्नल्स है बेटे। ओके बेटे, अब मैं सेकंड के ऊपर चलती हूँ। जनरेशनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन, के जनरेशन और कल्चर की वजह से क्या डिफरेंसेस आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटे अक्सर हम अपने कहते हैं घर वालों को या दादी दादी को, आप हमारे दौर में थोड़ी हैं, या वो आपको कहते हैं तुम हमारे दौर में होते तो ऐसा। ये क्या है? ये जनरेशन गैप है, और इस जनरेशन गैप की वजह से भी कम्युनिकेशन में गैप्स आते हैं, और हमने जनरेशन्स को डिवाइड किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेशंस। सबसे पहले है ट्रेडिशनल्स। Traditionals tend to be more formal, following the chain of command without question. अपनी किताब पे या किसी पेज पे लिख लो कि जो ट्रेडिशनल्स होते हैं ना, वो होते हैं जो 1945 में या उससे पहले, बोर्न इन 1945 एंड बिफोर, जो 1945 या 1945 से पहले पैदा हुए उनको ट्रेडिशनल्स कहते हैं। ये वक्त के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद बेबी बूमर्स आते हैं, बेबी बूमर्स, ठीक है, 1946 से 1964 तक, 46 को उल्टा कर दो 64, 1946 से 64 तक जो लोग पैदा हुए उन्हें बेबी बूमर्स कहते हैं। उसके बाद बेटे मिलेनियल्स और जनरेशन वाई वो लोग हैं, अच्छा सॉरी एक मैं यहाँ पे मिस कर दी हूँ बेटे, एक सेकेंड। उसके बाद आती है जनरेशन एक्स, जो आती है 1965 से 1976 तक। बेबी बूमर्स के बाद आती है जनरेशन एक्स, 1965 से 1976 तक। फिर बेटे आते हैं मिलेनियल्स और जनरेशन वाई, जो कि हैं 1977 से 1995 तक। और उसके बाद फाइनली हमारे पास बेटे जनरेशन जी, ठीक है, जो कि अभी जो हम कह रहे हैं कि ये जो बच्चे 90s में पैदा हो रहे हैं ना, 1995 के बाद जो पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन जी है, यानी कि नए दौर के बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ट्रेडिशनल्स वो लोग होते हैं जो फॉर्मल है। तुम कभी अपने दादा दादी वगैरह को देखो तो रख रखाव बहुत है, रस्में रवायात ये चीजें बहुत हैं, चेन ऑफ कमांड को बहुत फॉलो करते हैं, क्वेश्चन के बजाय कि मुझसे बड़े ने ये कह दिया मुझे फॉलो करना ही करना है।
तो ये उनका डील करने का तरीका है। फिर बेबी बूमर्स आ जाते हैं। बेबी बूमर्स वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस ग्रुप का नाम रख दिया बेबी बूमर्स हु आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो अब ये क्या करते हैं, बेबी बूमर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्या करते हैं, दे एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ये उसको एंजॉय करते हैं और उसके नतीजे में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको एंजॉय करते हैं। बेबी बूमर्स बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चे ग्रुप में खेलना डिस्कस करना एंजॉय करते हैं, आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। उसके बाद आती है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स जो है वो बिल्कुल क्या करते हैं, अपोजिट की तरफ जाते हैं और डिसीजंस जो हैं वो चाहते हैं कि अननेसेसरी डिस्कशन ना हो, बस टू द पॉइंट बात हो और जल्दी उस पर अमल कर लिया जाए। फिर उसके बाद मिलेनियल्स आ जाते हैं जिसे जनरेशन वाई कहते हैं। मिलेनियल्स जो हैं वो चाहते हैं कि इमीडिएट फीडबैक हो। जैसे तुम लोग, मैंने किसी को मैसेज किया, हाय उसका रिप्लाई नहीं आया, हाय मैंने तस्वीर अपलोड की कमेंट क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज वी आर मिलेनियल्स, वी वांट क्विक फीडबैक टू आवर मैसेजेस, ईमेल टेक्स्ट वॉइस मेल जो भी हम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं फौरन से फौरन उसका जवाब आ जाए। अब ये कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, तुम्हारी हेड नर्स फर्ज करो अगर बेबी बूमर्स में से है, तुम जनरेशन एक्स में से हो और स्टूडेंट नर्स जो है वो जनरेशन जी में से है, तो 3 जनरेशन आ गई। अब हर जनरेशन का बात करने का या किसी भी चीज को डील करने का अपना तरीका है। इसका मतलब ये है बेटे कि इस जनरेशन गैप की वजह से गुफ्तगू में डिफरेंसेस आ सकते हैं और ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसको ओवरकम कम करने का तरीका यही है कि जब हम किसी जनरेशन के बंदे से बात कर रहे हो उसको उसी लेवल पे डील करें। बेबी बूमर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, उसके क्वेश्चन से उकताया ना जाए, ट्रेडिशनल जो है वो चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है, उसको उस स्टाइल में डील किया जाए। तो ये सारे वर्क प्लेस पे जो डिफरेंसेस हैं जो कि हमें अनएवॉइडेबल लगते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से प्लीज मैंने एक लाइन लगवाई हुई है, ये सेकंड पैराग्राफ पे टेबल नंबर 9.2 के नीचे लिखा हुआ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिक डिफरेंसेस बिटवीन एंड अमंग ग्रुप्स विल हेल्प टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट एंड मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फॉर बोथ मैनेजर्स एंड स्टाफ। ये रिकमेंडेशन होगी जनरेशनल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए। मैंने नीचे हेडिंग भी दी हुई है और पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की तरफ। बेटे सिर्फ डिफरेंट कल्चर के लोग नहीं, विद इन द कल्चर सब कल्चर होते हैं। सारे पंजाबी एक जैसे नहीं है, सारे पठान सिंधी बलोची एक जैसे नहीं है। हमारे मुल्क पे ही डिफरेंट कल्चर है। अगर कोई गांव का बंदा आ जाता है या सिंध का बंदा इधर आके काम करता है तो उसके कल्चर उसके नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होंगे, उनको डील करने का तरीका चेंज होगा। तो इन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन पर इफेक्ट्स आते हैं। उनको रेकमेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं कल्चर के अंदर, देयरफॉर एक इंडिविजुअल का ये हक है कि वो अपने साथ वाले कल्चर के बंदे को अंडरस्टैंड करे और उस तरह के डिफरेंसेस को अराइज ना होने दे। जब भी ऐसी कोई इशू आए तो कल्चरल हेरिटेज की रिस्पेक्ट की जाए और फेस टू फेस उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए और डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वालों को रिस्पेक्ट किया जाए। पर्सनल और प्रोफेशनल जो कल्चरल एनरिचमेंट ट्रेनिंग है वो भी जब एक प्रोग्राम में शामिल कर दी जाती है तो इस तरह के कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो अवॉइड किए जाते हैं और मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां पर ये फैक्टर्स भी मैंने खत्म कर दिए और ये भी खत्म हो गया। यहां पर मैंने वाइंड अप कर दिया बेटे, आज का लेक्चर मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी, इसको एक दफा रीड कर लो एंड देन आई विल साइन आउट। आज जो तुम्हें वाइंड अप करवाना था मैंने करवा दिया। अटेंडेंस जो भी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है अटेंडेंस लगा के मुझे भेज दे।
जी बेटे क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? जनरेशनल डिवीजन का ये मतलब है कि जो डिफरेंट जनरेशन के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन का तरीका भी चेंज होगा। जो बेबी बूमर्स होंगे वो बच्चों की तरह ज्यादा सवाल पूछेंगे। जो जनरेशन एक्स के होंगे वो कहेंगे टू दी पॉइंट बात हो। जो जनरेशन वाई के हैं वो अपना क्विक रिस्पॉन्स चाहेंगे। जो ट्रेडिशनल होंगे वो रसूमात को और चेन ऑफ कमांड को ज्यादा फॉलो करेंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एक ही एनवायरनमेंट में अगर डिफरेंट जनरेशन के लोग हों तो उनकी जनरेशनल डिमांड्स को रिस्पेक्ट किया जाए। ये पहले ही सोचा जाए कि ये इस ग्रुप से ताल्लुक रखता है इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है और उसके साथ उस हिसाब से डील किया जाए, तो हम कम्युनिकेशन पे पड़ने वाले जनरेशनल इफेक्ट से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कल्चरल गैप को न्यूट्रल नहीं किया जाता, कल्चरल गैप को रिस्पेक्ट किया जाता है, समझा जाता है। ये समझा जाता है कि अच्छा ये इसके कल्चर में ऐसा होता है, मेरे कल्चर में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है पर इसके कल्चर में एक्सेप्टेबल है, तो मैं इस पे उससे बात ना करूं। अगर कोई नॉन मुस्लिम है या कोई फर्ज करो नॉन मुस्लिम भी नहीं है, कल्चर के अंदर या कोई ऐसा है जो नॉन वेज नहीं खाता, ठीक है, गोश्त वगैरह नहीं खाता, तो मैं उसका मजाक ना उड़ाऊं कि तुम गोश्त नहीं खाती या ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे उसकी उन चीजों को रिस्पेक्ट करना होगा ताकि डिफरेंसेस राइज ही ना हो। कल्चरल चीजों को अगर मैं कन्वर्सेशन में, ऑफिशियल कन्वर्सेशन में नहीं लेकर आऊंगी तो उसे अवॉइड किया जाएगा और वी कैन डील विद इट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको टोटली चेंज कर लो, हम कह रहे हैं उसके कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाए और उसको ऑफिशियल जो है वो मैटर्स में पॉइंट ऑफ डिस्कशन न बनाया जाए। दिस इज द वे, दिस इज द रिकमेंडेशन हाउ यू कैन अवॉइड इट और हाउ यू कैन डील विद इट। It is not that you are going to change the whole environment or a person. It is you have to respect them as an individual, as a different culture. Am I clear, Mariam? बेटे प्लीज अटेंडेंस लगा के मुझे अब के अब व्हाट्सएप ग्रुप में दे दो। तुम लोग माशाल्लाह इतनी बड़ी बच्चियां और इतनी प्रोफेशनल हो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अटेंडेंस लगा के खुद मैंने सेंड करनी है। अच्छा लगता है एक टीचर तुम्हें बार बार मैसेज करे अटेंडेंस भेजो अटेंडेंस भेजो। मैंने लास्ट टाइम तो ऐसा किया है, आज मैं कोई मैसेज नहीं भेजूंगी। अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं आई तो मैं सबको जो है वो एब्सेंट कंसीडर करूंगी, वेदर तुम जो मर्जी चीखो चिल्लाओ, मैं तुम्हारी अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं करूंगी जो मैंने ऑफिशियली जमा करवानी होती है। सो उसको मार्क करके मुझे वहां पर भेज दो। आई एम गोना साइन ऑफ फॉर टुडे। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटे।